Hello kids, I'm Panchal, your educator and mentor on YouTube. आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 मोशन स्टार्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम 7.4, 7.5, 7.6 कवर करेंगे, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Now let us start with 7.4 graphical representation of motion. Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graphs show the run rate of a team in each over. As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables. To describe the motion of an object, we can use line graphs. In this case, line graphs show dependence of one physical quantity such as distance or velocity on other quantities such as time. अब ग्राफ एक बहुत इजीली हमको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन। कोई भी हम जगह जाएंगे, सपोज हम क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लें। क्रिकेट में कोई भी टीम के रन शो करने के लिए बार ग्राफ दिखाते हैं, और मैथमेटिक्स में भी हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली इस चैप्टर में हम डिस्टेंस और वेलोसिटी को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। 7.4.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The change in the position of an object with time can be represented on distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along x-axis and distance is taken along y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions that object move with uniform speed, non-uniform speed, and remain rest, etc. अब distance time graph का मतलब कोई भी चेंज इन पोजीशन हो जाए टाइम इंटरवल के साथ, उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और बाकी जो भी क्वांटिटी हो उसको वाई एक्सिस में लेता है। वो क्वांटिटी डिस्टेंस भी हो सकती है एंड वेलोसिटी भी हो सकती है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत सारी कंडीशन के लिए हो सकता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड पे के लिए मूव कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा हो, या फिर रेस्ट पे हो, सब चीज के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम मेंशन कर सकते हैं। तो पहले हम ये ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड वालों के लिए। सपोज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट एक यूनिफॉर्म नंबर पे मार्क किया गया है। सपोज यहाँ पे 6 यूनिट पे एक मार्क आ रहा है और बाद में वापस 6 यूनिट पे मार्क आ रहा है, वापस 6 यूनिट देखेंगे तो मार्क आएगा। सिमिलरली हम अगर टाइम डिस्टेंस के सेक्शन में देखेंगे तो वहां पे भी 10-10 सेकेंड पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक प्रॉपर डिस्टेंस एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में मूव हो रहा है। दैट्स व्हाई ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का है। और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। We know that when an object travels equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed. This shows that distance traveled by an object is directly proportional to time taken. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line. यहाँ पे भी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा तो उसमें डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। Now, as shown in figure 7.3, the proportion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in the speed of uniform speed. If you take the magnitude of displacement equal to distance traveled by an object along y-axis. अगर हम यहाँ पे distance की जगह displacement consider करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। डिस्टेंस यूज करेंगे तो वो स्पीड का होगा और डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे तो ये वेलोसिटी का होगा। We can use distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB of distance time graph shown in figure 7.3. Draw a line parallel to x-axis from a point A and another line parallel to y-axis from point B. These two lines meet each other at point C to form triangle ABC. Now on the graph, AC denotes the time interval T2 minus T1. BC represents the distance S2 minus S1. We can see from the graph that as the object moves from point A to B, it covers the distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. The speed of V of the object therefore can be represented as V is equal to S2 minus S1 divided by T2 by T1. अब इसमें ये कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड डिटरमाइन करने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं। हमने ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट पे, सपोज हमने S2 यहाँ पे मार्क किया एंड S1, मतलब कोई भी दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे हमने S2 और S1 मार्क कर दिया और नीचे हमने T2 और T1 मार्क कर दिया।
तो अगर हम S2 माइनस S1 को डिवाइड करेंगे T2 माइनस T1 में तो एक स्लोप जैसा बनेगा। अगर आप यहाँ से ध्यान, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ABC, तो हम BC डिवाइडेड बाय AC करेंगे तो हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। बस यहाँ पे वही लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हम डिस्टेंस एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम दो पॉइंट को लेके इजीली डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। We can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 7.2 now 7.24 ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है। The distance time graph for motion of a car is shown in figure 7.4. Note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph figure 7.3 for uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation of distance traveled by car with time. Thus, the graph shown in figure 7.5 represents the motion with non-uniform speed. Now, velocity time graph. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. अब जब velocity time के साथ change होगी कोई object की जो straight line में move कर रहा हो तो उसको हम velocity time graph से determine कर सकते हैं. In this graph, time is represented along x-axis and the velocity is represented along y-axis. If the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. It will be straight line parallel to x-axis. Figure 7.5 shows the velocity time graph of a car moving with uniform velocity of 40 km per hour. अब यही कह रहा है कि velocity time graph में अगर velocity uniform होगी तो ये ग्राफ straight line होगा, because velocity equally change हो रही है time के साथ, मतलब 40 km per hour ये हर time पे, तो यहाँ पे 1 पे भी 40 है, 2 पे भी 40 है, 3 पे भी 40, 4 पे भी 40 है। मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, हर एक टाइम इंटरवल पे सेम वेलोसिटी होगी, तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहेंगे। Now to continue, we know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity. The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement. To know the distance moved by the car between time t1 and t2, using figure 7.5, draw perpendiculars from the point corresponding to time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or B, and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. अब यहाँ पे सिमिलरली जो लास्ट टाइम किया था हमने वैसे ही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। अब हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें अगर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम करनी पड़ेगी। यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास AC है एंड डिस्टेंस एंड टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए CD है, तो अगर हम AC इंटू CD करेंगे तो हमें वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वही किया है हमने, AC इंटू CD कर दिया, मतलब AC की वैल्यू 40 एंड CD की वैल्यू हमें पता नहीं है, T2 माइनस T1 लिखा है डायरेक्ट, इसलिए हमने डायरेक्ट T2 माइनस T1 40 इंटू T2 माइनस T1 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला किलोमीटर में। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. In this case, the velocity time graph for the motion of a car is shown in figure 7.6. The nature of the graph shows that the velocity changes by equal amount in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. मतलब वो कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। पहले यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे रहा था, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है। मतलब अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे तो हमें वेलोसिटी का मिलेगा, अगर हम एक्सेलरेशन का करेंगे तो हमें वेलोसिटी का मिलेगा। यहाँ पे भी मैंने समझाया ऑलरेडी कि अगर वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है हर एक टाइम इंटरवल पे तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। Now, you can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance or displacement moved by the car in given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance traveled
by the car will be given by the area A, B, C, D, E under the velocity time graph. Now, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती, मतलब ए बी सी डी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता तो ए बी सी डी का एरिया हमें डिस्टेंस देता, बट यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो हमें ए बी सी डी ई मतलब एक पूरा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जिसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं। अब जो इसका एरिया मिलेगा वो हमें एग्जैक्टली वैल्यू देगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड की। नाउ ये भी एक नॉर्मल ग्राफ है जो डी एक्सेलरेशन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन मिलती है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन जब इधर से चालू होगी, मतलब y एक्सिस से स्टार्ट होगी, y एक्सिस में कोई पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होकर जीरो जाएगी टाइम लाइन पे x एक्सिस पे, तो इसको डी एक्सेलरेशन का ग्राफ कहेंगे। ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। Figure 7.7 shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time, while figure 7.7b shows the velocity time graph representing the non-uniform variation of velocity of the object with time. Try to interpret this graph. हमने interpret कर ली इसको already. Equations of motion. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity acceleration during motion and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. For convenience, a set of three such equations are given below. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, 2AS is equal to V square minus U square, where U is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for time t, V is the final velocity, and S is the distance traveled by an object in time t. Equation 7.5 describes the velocity time relation. Equation 7.6 represents the position time relation. Equation 7.7 represents the relation between position and velocity. Can be obtained from equation 7.5 and 7.6 by eliminating t. These three equations can be derived by graphical method. Now, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, तो वो सब रिलेट हो सकता है। उसकी हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस एक सर्टेन सेट ऑफ इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इन इक्वेशंस को कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन सिलेबस में आपको याद रखनी है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो वेलोसिटी एंड टाइम को रिलेट करती है। आप हर इक्वेशन में से एक्सेलरेशन को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो कॉमन है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी एंड टाइम रिलेट करती है, सेकंड डिस्टेंस एंड टाइम, एंड थर्ड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ये तीन इक्वेशन में एक एक टर्म मिसिंग है, इसकी वजह से आप जो भी मिसिंग टर्म है क्वेश्चन में वो फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7.5. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. Now, first हमें acceleration find करना है। Acceleration का formula change in velocity per unit time, मतलब change in velocity divided by time. अब change in velocity के लिए हमें दो velocity चाहिए। ऑलरेडी 72 किलोमीटर पर आवर हमें फाइनल वेलोसिटी दी है, एंड रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, तो फर्स्ट हम उसको मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 18 करके फाइंड कर लेंगे। वो फाइंड करने के बाद 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टी, यहाँ भी 5 मिनट्स दी है तो उसको हमें सेकेंड तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स वाई 300 सेकेंड, तो 20 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ हमें डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कोई भी, तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी को रिलेट कर रही हो वो काइनेमेटिक इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो अब नव इस इक्वेशन में u की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ v स्क्वायर बचेगा। इफ u की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड में सिर्फ v स्क्वायर बचेगा,
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हम s को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी स्क्वायर बाई 2a। अब वी स्क्वायर की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमने अभी सब्सटीट्यूट कर दिया नीचे, 2 इंटू 1/50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे इस हमें ऐसा आंसर मिल गया। Now 7.6, a car accelerates uniformly from 18 km per hour 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by car in that time. अब सिमिलरली हम यहाँ पे इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इन दोनों का आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। कार की इनिशियल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर दी है एंड फाइनल 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है, तो हम इससे एक्सीलरेशन तो फाइंड कर लेंगे v माइनस यू बाई टी की इक्वेशन से। एक्सीलरेशन मिलने के बाद हमें डिस्टेंस कवर फाइंड करना है, तो बस लास्ट इक्वेशन जो इसमें हमें टाइम दिया है, तो हम जो भी इक्वेशन में टाइम और डिस्टेंस जो रिलेट हो रहा हो वो इक्वेशन लेंगे हम। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन चलेगी। तो हम इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें आंसर 37.5 मीटर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, example 7.7, the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. अब इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है, बट हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। अब ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी को रिलेट कर रही हो, तो इसलिए हमें इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली। यहाँ पे एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जा रहा है, इसलिए हम माइनस में लेके उसको, हमने पहले भी ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा था अगर एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट होगा तो उसको नेगेटिव में लेंगे। तो हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगी। नाउ इसको सेकेंड इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। Uniform circular motion. When the velocity of the object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to the change in its magnitude or direction of the motion or both. अब जब वेलोसिटी चेंज होती है तब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेट हो रही है ऑब्जेक्ट। अब चेंज वेलोसिटी में कोई भी वजह से आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई हो, या फिर दोनों चेंज हो सकता है। So, can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? अब क्या हम ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि जिसमें कंटिन्यूअसली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? तो या कोई भी जब सर्कुलर मोशन में या फिर कोई भी फिक्स मोशन में अगर हम मूव करेंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर ट्रैक हो, हेक्सागोनल ट्रैक हो, ऑक्टेगोनल या फिर सर्कुलर ट्रैक, इन सब में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। So now let us consider an example of a motion of a body along a closed path. Figure 8.9a shows the path of an athlete along a rectangular track ABC. Let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight parts A, B, B, C, C, D and D of the track. In order to keep himself on the track, he quickly changes his speed at the corners. How many times will the athlete have to change the direction of motion while he completes one round? It is clear that to move in a rectangular track once, he has to change his direction of motion for 4 times. Now suppose instead of rectangular track, the athlete is running along a hexagonal shaped path A, B, C, D, E, F, as shown in figure 7.8b. In this situation, the athlete will have to change his direction 6 times while he completes one round. What if the track was not a hexagon but a rectangular octagon with 8 equal sides as shown by A, B, C, D, E, F, G, H? It is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turns more and more often. What would happen to the shape of track as we go on increasing the number of sides indefinitely? If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle and the length of each of the sides will decrease to a point. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in direction of motion. The motion of athlete moving along a circular path is therefore an example of an accelerated motion. Now, इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर ट्रैक में एक एथलीट को मूव करवाएंगे तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 4 टाइम्स टर्न लेना पड़ेगा और वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी।
अगर वही जगह हम हेक्सागोनल ट्रैक ले तो हमें 6 टाइम्स साइड चेंज करनी पड़ेगी, ऑक्टागोनल में 8 टाइम्स। बट व्हाट इफ इट इज अ सर्कल? अगर कोई सर्कल होगा तो उसको हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो वो एक्सेलरेटेड होता है, या फिर कोई भी क्लोज्ड पाथ का मोशन हो वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाया जाता है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. If athlete takes t seconds to go once round the circular path of radius r, the speed v is given by v is equal to 2 pi r by t. Now, यहाँ पे v is equal to 2 pi r by t का सिंपल लॉजिक है। वेलोसिटी की इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस बाय टाइम, अगर हम सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस काउंट करेंगे तो उसकी सर्कमफेरेंस उसका डिस्टेंस हुआ। अब सर्कमफेरेंस की वैल्यू कोई भी सर्कल के लिए 2 पाई आर होती है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर डिस्टेंस की जगह 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट किया है। तो v is equal to 2 pi r by t. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। If you carefully note, on being released, the stone move along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. This shows that the direction of motion changed at every point when the stone was moving along the circular path. When an athlete throws a hammer or discus in a sports meet, she holds the hammer or discus in her hand and gives it a circular motion by rotating her whole body. Once released in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released, just like the piece of stone in the activity described above. There are many more familiar examples of objects moving under UCM, such as the motion of Moon and the Earth, a satellite in a circular orbit around the Earth, a cyclist on a circular track at constant speed, and so on. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसमें ये अंकल यहाँ पे घुमा रहे एक स्टोन को। अब जब वो स्टोन को घुमा रहे तब वो अचानक से उसको छोड़ते हैं। अब सपोज उन्होंने यहाँ से घुमाया एंड यहाँ से छोड़ दिया उसे, तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा। जब एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग, जब स्टोन की जहाँ पे उसकी पोजीशन है बाद में वो वही डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको उसका टेंजेंशियल पाथ कहते हैं। सपोज ये स्टोन यहाँ से घूम रहा है और यहाँ से रिलीज कर दिया गया, तो ये यहाँ से इधर से मूव करने लगेगा। मतलब जिस पॉइंट पे वो रिलीज हुआ है वहां से एग्जैक्ट टेंजेंट मतलब 90 डिग्री एंगल पे वो रिलीज हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ यूसीएल का, और बाकी बहुत सारे एग्जांपल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।